डिजिटल हो जाने की मुहिम जोर शोर से चल रही है। आलम यह है कि जिन्होंने कभी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में सुना तक नहीं था, वो आज डिजिटल होना सीख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना दुरुस्त है कि हम आसानी और सुरक्षित तरीके से डिजिटल हो सकते हैं। पिछले 3 सालों में साइबर क्राइम 350% बढ़े हैं और ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरतकर आप डिजिटल हो सकते हैं, योर मनी आज इसी पर फोकस करेगा। नमस्कार, मैं हूं कविता खपलियाल। तो हमारा योर मनी का आज का फोकस यही है कि कैसे आसानी से आप कैशलेस हो सकते हैं, सावधानी से कैशलेस हो सकते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर किरण तेलंग और साथ ही सीसा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज के बिजनेस हेड नितिन भटनागर। आप दोनों का ही स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस पूरी मुहिम से। हम यहाँ पे कह रहे हैं लोगों को कि डिजिटल हो जाने में ही फिलहाल समझदारी है। 4 तरीके हैं किरण, अगर हम देखें जहां पर लोग ऑनलाइन हो सकते हैं, कैशलेस हो सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कीजिए, यूपीआई या ई वॉलेट। ये 4 तरीके हैं जिससे आप कंप्लीटली ऑनलाइन जा सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, ई मनी के जरिए लेन देन कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स अगर मैं समझना चाहूं इसके, सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। देखिए, फायदे तो इसमें काफी हैं। शुरुआत में थोड़ी लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर आपको कैश कैरी नहीं करना पड़े, हर छोटे मोटे जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आप अगर इस्तेमाल कर सकें इन 4 चीजों में से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट्स या यूपीआई का इस्तेमाल करें तो ये काफी आसानी हो जाती है। छोटी चीजें जैसे ग्रोसरी की खरीदारी हुई या कैब से आप जो ट्रैवल कर रहे हैं, अब जो कैब में भी वॉलेट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो इससे काफी फायदे हैं लोगों को। बिल्कुल नितिन, अच्छा हो जाएगा। हमारे पास हम एक पिन के जरिए ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, प्लास्टिक मनी के जरिए ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। इसके फायदे तो काफी सारे हैं। हमने लगातार योर मनी पर इनके फायदों पर बात की है, लेकिन साथ ही खतरे भी बहुत ज्यादा हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि साल दर साल साइबर सिक्योरिटी को लेके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, साइबर क्राइम्स को लेके केसेस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे देश में। ऐसे में अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछना चाहूं, फिलहाल जिस तरह से डिजिटल जाने की मुहिम देश में शुरू हो चुकी है, क्या हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको संभालने के लिए, आसानी से अमल करने के लिए? कविता, बिल्कुल। आई थिंक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। और इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बिल्ड होता है। और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, हमारे पास उतने ही तरीके भी आते जा रहे हैं। पेमेंट करने के तरीके जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, पॉस टर्मिनल के थ्रू, यूपीआई हो गया, आपका वॉलेट पेमेंट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है। अभी सिर्फ उसको सिक्योर करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। और सिक्योरिटी के लिए हमें पेमेंट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जैसी कंपनीज को फोकस में रख के उन एप्लीकेशंस की, उन वेबसाइट्स की, उन वॉलेट्स की, उन पेमेंट मोड्स की हमें सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करना इस टाइम बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सर्टिफिकेशंस अच्छे से लेने हैं। जैसे आपको पीसीआई DSS सर्टिफिकेशन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ये आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को जो कार्ड डेटा से डील कर रहे हैं। और इवन जो मोबाइल वॉलेट्स कंपनी होती है उनको पेसेक जैसे सर्टिफिकेशंस लेने चाहिए, जो कि हम लोग की कंपनी सीसा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम डिटेल से इन तमाम सर्टिफिकेशंस और सिक्योरिटी फीचर्स पर बात करेंगे। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि डिजिटल लेन देन में क्या क्या जरूरी है और साथ ही कहां कहां मुमकिन है। जैसा कि किरण ने बताया कि हर छोटे से छोटे लेन देन के लिए अब आप समय आ गया है कि आप कैशलेस हो जाइए, डिजिटल हो जाइए। रेलवे, एयरलाइन, बस, इनके टिकट अगर आपको बुक करने हो, टोल बूथ हो, रोजमर्रा के सामान अगर आपको खरीदने हो, आपको अपने हेल्पर्स या अपने मेट्स को भी अगर पेमेंट करनी है, तो समय आ गया है कि आप कैशलेस हो जाइए, सीधा लेन देन कीजिए। ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स हैं किरण, जो कि सबसे पहले शख्स के जहन में आते हैं। खासतौर से अगर मैं गांव देहात के लोगों की बात करूं, जो कि जिनके पास डेबिट कार्ड भी नहीं, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, आज वो मजबूर हो गए हैं इस सुविधा, इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के पीछे। आसानी तो है, साथ ही खतरे भी हैं। आप एक फाइनेंशियल प्लानर हैं, आप किस तरह की दिक्कतों से रोज जूझती हैं अपने क्लाइंट्स के जरिए से? देखिए, क्लाइंट्स जो मेरे हैं वो ज्यादातर अर्बन एरियाज में हैं, तो उनको काफी हद तक ये पता है कि ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ एक मन में डर रहता है, उस वजह से वो यूज नहीं करते हैं।
और स्पेशली जहां आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी से आप जहां मुखातिब होते हैं, हाँ। वहां पर उन लोगों के मन में हमेशा एटीएम यूज करने में भी काफी डर बना रहता है। हाँ। तो ये जो दिक्कतें हैं इनको हम इनसे ऊपर आना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और छोटी छोटी चीजें जैसे हम अपने आगे वालों को, जैसे किसी को पेमेंट करना होता है, अगर हम उनको सिखा दें कि कैसे वॉलेट का इस्तेमाल करें, कैसे यूपीआई का इस्तेमाल करें, हाँ। तो वो डर उनके मन से निकल जाएगा। जब आप देखते हैं कि आपके घर में काम जो करते हैं लोग या जो कैब ड्राइवर्स हैं वो इतनी आसानी से मोबाइल, व्हाट्सएप सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसी कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, सिर्फ वो डर हटाने की जरूरत है। तो हम एक एक व्यक्ति अगर 5-6 व्यक्तियों को आगे सिखा दें तो ये मेरे ख्याल से डिजिटल मूवमेंट जो है ये काफी आगे बढ़े। बिल्कुल, डर के आगे ही जीत है, लेकिन साथ ही बहुत जरूरी है कि हम समझदारी से इसका इस्तेमाल करें। क्या क्या खतरे हो सकते हैं, हम इन पर फोकस करते हैं सबसे पहले। या खतरे, देखिए लार्जली जो खतरे होते हैं वो फिशिंग अटैक्स के ज्यादा होते हैं। फिशिंग अटैक जिसमें आदमी जालसाजी की तरीके से फंस जाता है, जैसे कैसे फंसते हैं? ईमेल आपके पास ईमेल के तरीके से आपको फंसाया जा सकता है। ईमेल में आपको कोई अटैचमेंट आएगा, जिस अटैचमेंट में आपने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आपने उसको खोला, उसके बाद क्या हो सकता है कि आप अगर अनजाने आदमी से या अनजाने सोर्स से वो ईमेल आया है तो आपको वो हार्म पहुंचा सकता है। हो सकता है कि उसके अंदर मेलवेयर हो, वायरसेस हो, और जिससे कि आपके सिस्टम पे अटैक हो सकता है और आप जो भी लेन देन अपने सिस्टम से कर रहे हैं वो खतरे में जा सकती है। आपकी डिटेल्स खतरे में जा सकती है। ईमेल के जरिए फिशिंग ईमेल के थ्रू, फिशिंग ईमेल के थ्रू होती है और कई तरीके से लोग आपसे फोन के थ्रू भी आपकी पर्सनल डिटेल्स और कार्ड डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं, वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। मतलब वो मेरा कार्ड नंबर मांग सकते हैं, मेरा एक्सपायरी डेट मांग सकते हैं जो कार्ड पर होगी, साथ ही सीवीवी नंबर भी मांग सकते हैं। ये सारी जानकारी ईमेल पे अगर मांगी जाती है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता है। ईमेल पे भी मांगे जाए तो आप बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपसे फोन पे मांगा जा रहा है तो भी आप मत दीजिए। ये आपको किसी भी तरीके से इसको पब्लिक नहीं करना। ये आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। ये जब तक आपको जरूरत ना हो, कहीं आपके कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको बैंक जाके आपको इसको बताना पड़ रहा है, तो आप अपने जेन्युइन सोर्स पे ही जाके इसको बताएं, रादर आप किसी को ना बताएं। ओके। अगर आपको कोई भी ये बन के फोन करता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, तो बैंक और कोई भी रेगुलेटर बॉडी, कोई भी वॉलेट कंपनी, कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी आपको कभी भी इस चीज को पूछने के लिए फोन नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पर नितिन दो चीजें हैं। एक तो अगर हम ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो जरूरी है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए ही करें ताकि उस लेनदेन का तुरंत एसएमएस या ईमेल आपके पास आ जाए। लेकिन कई बार हमने देखा है कि हमारा नंबर जिस अकाउंट में, जिस बैंक में अकाउंट है भी नहीं, उनके पास भी होता है, वहां से भी हमें कॉल्स आती हैं। करेक्ट। सो ये सब मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग के थ्रू होता है और ये आपको अवॉइड करना चाहिए। और आपको अनसॉलिसिटेटेड कॉल्स के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि आपको इस तरह की कोई कॉल्स ना आए। तो आपको ये अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर पे जाके आपको ये बताना चाहिए कि ये मैं अपने आप को रजिस्टर कराना चाहता हूं कि मेरे को कोई भी अननेसेसरी कॉल्स ना आए, जिससे कि मेरी पर्सनल आइडेंटिटी और या फिर जो भी डेटा है मेरे से मांगा जाए या फिर मेरे को अननेसेसरली परेशान किया जाए फोन करके। हाँ, और किरण, ऐसे में कई बार ये होता है कि हम जब ऑनलाइन, अब चूंकि शॉपिंग हम बहुत करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, बहुत सारी वेबसाइट है जो हमसे बहुत सारी डिटेल्स मांग लेती हैं। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आप सेव करना चाहें तो आपको ऑप्शन आता है येस और नो। मोबाइल नंबर आपसे मांग लेते हैं। ये सब डिटेल्स देना भी गलत होता है क्या? ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है क्या? मैं अपने आप को खतरा इन्वाइट कर रही हूँ ऐसा सब करके? मेरे हिसाब से ये अवॉइड करना बेहतर रहेगा। जहां तक अपने कार्ड की डिटेल्स हैं, ये आप कहां से क्या चीज पिकअप हो जाए अभी तक हमें ये कॉमन मैन को समझ में नहीं आता है। तो इससे बेहतर है कि आप सेव ना करें। आप जब हर बार खरीदारी करें अपनी डेटा एंट्री करें और फिर ट्रांजैक्शन करें। उस आसानी के लिए जो 2 मिनट आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चक्कर में कहीं आपका प्राइवेट डेटा कहीं लीक ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये सेव करना ठीक नहीं। यानी ये ईज ऑफ यूज भी हमेशा अच्छा नहीं होता नितिन? बिल्कुल बिल्कुल, ईज ऑफ यूज कभी भी अच्छा नहीं होता है और आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। जितना आप उसको कार्ड को अपने या फिर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट को आप जैसे जैसे यूज कर रहे हैं, आप उसको अपने हिसाब से करें। जब आपको जरूरत हो तब आप इसको यूज करें। आपको अननेसेसरली इसको किसी भी तरीके से बांटने की जरूरत नहीं है। फिशिंग के अलावा और क्या खतरे हो सकते हैं हमारे लिए? फिशिंग के बाद आपका फार्मिंग, आपको कोई भी वेबसाइट, लेजिटिमेट वेबसाइट बना के आपको किसी और वेबसाइट पे लेके जाया जा सकता है, जहां पे आपके साथ आपको आपकी डिटेल्स इकट्ठी की जा सकती हैं और उस डिटेल्स को आपके अगेंस्ट ही यूज किया जा सकता है। यानी अगर मैं किसी वेब पेज पर हूँ, कुछ कर रही हूँ और वहां पे मुझे लिंक आता है जो मैं अनजाने में अगर क्लिक कर दूं तो मैं उस वेबसाइट पे चली जाऊंगी। बिल्कुल, आपको एक दूसरी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा जो आपको जेन्युइन लगेगी और वहां पे आप अपनी डिटेल्स जो आप एक्चुअल वेबसाइट पे देना चाहते हैं वो उस वेबसाइट पे दे देंगे, जिससे कि आपके डेटा को खतरा हो जाएगा। आपकी डेटा
रिस्क में है उस पर। क्या इसके अलावा भी और कोई साइबर फ्रॉड्स हैं या साइबर सिक्योरिटी को लेके खतरे हैं जो कि किए जा सकते हैं, जहाँ पे धोखाधड़ी हो सकती है मेरे साथ? हाँ, फिशिंग और फार्मिंग ये लार्जली हैं। और जैसे आप कभी ऑनलाइन पेमेंट्स या मोबाइल वॉलेट पेमेंट्स कर रहे हैं तो आपको ये बहुत जरूरी है ध्यान रखने के लिए कि आप उन एप्लीकेशंस को सिक्योर करें। सबसे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन एप्लीकेशंस को आप एप्लीकेशन सिक्योर बनाएं और अपने मोबाइल्स में आप सिक्योरिटी पासवर्ड्स इतने स्ट्रांग रखें कि जिससे कि कोई उसको यूज ना कर सके। और जब आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके सिस्टम में एंटीवायरसेस और आपकी फायरवॉल्स अपडेटेड हो और कॉन्फ़िगर अच्छे से की गई हो, जिससे कि कभी भी कोई खतरा हो तो उससे आपको बचाया जा सके। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है नितिन, अगर मैं किसी मर्चेंट के साथ या किसी रिटेलर के साथ ट्रांजैक्शन कर रही हूँ अपने मोबाइल से या अपने डेस्कटॉप पर बैठकर, तो वो भी हैक किए जा सकते हैं, वो लेन देन किए जा सकते हैं, मैन इन द मिडल अटैक। अच्छा। तो वो भी किया जा सकता है, बट उसके लिए भी आपको जरूरी है कि आप उसका ध्यान रखें कि आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो भी कैसे मैं ध्यान रखूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए कुछ खरीद रही हूँ, मुझे पेमेंट करनी है, तो मेरी लेन देन की जानकारी हैकर के पास पहुंच जाएगी, मुझे कैसे पता चलेगा? ये क्योंकि वो आपके सारे डिटेल्स को कैप्चर कर रहा होगा आपके उस मर्चेंट की वेबसाइट पे जाके। ये बैक एंड प्रोसेस है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में अगर मैं इसको समझाऊं तो बैक एंड में जाके मर्चेंट की वेबसाइट पे वो सेंध लगाने की कोशिश करेगा और जिससे कि वहां से वो बीच में से वो डेटा निकालेगा जब आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि ये सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका मैंने बताया था PCI DSS सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ई कॉमर्स मर्चेंट्स के लिए। और उनको जब भी कंज्यूमर ऐसे वेबसाइट्स पे जाके ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको PCI DSS सर्टिफाइड लोगो देखना बहुत जरूरी है। चाहे वो मूवी टिकटिंग वेबसाइट्स हो, चाहे वो ट्रेवल बुकिंग वेबसाइट्स हो, चाहे वो आपकी कोई और वेबसाइट, बैंकिंग वेबसाइट हो, वहां ये आपको सर्टिफिकेशन देखने जरूरी है। सो ये एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को देखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा वो कौन से जरूरी कदम है जो आप उठा सकते हैं ताकि आप आसानी से और सावधानी से डिजिटली लेन देन कर सके? इस पर करेंगे विस्तार से बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी पर आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, यानी डिजिटल हो जाने की जो मुहिम है, कैशलेस हो जाने की मुहिम है, उसमें कैसे आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। इस पर कर रहे हैं हम विस्तार से बात। लेकिन अब तक हमने बात की है, हमने कई सारे टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल किया और लोगों को समझाने की कोशिश कैसे बचा जा सके इस तरह के फ्रॉड से। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब कैशलेस होना सीख रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट के इस कल्चर से रूबरू हो रहे हैं। उनके लिए, क्योंकि वो ये चीज से एक तो पहली बार समझ रहे हैं और साथ ही में इसमें खतरे भी इतने सारे हो जाएंगे तो वो पहले ही डर जाएंगे, तो हम कैसे उनमें ये विश्वास दिलाए कि वो आसानी से कैशलेस हो सकते हैं? कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल। जो चीजें उनको ध्यान में रखनी है जब भी वो कैशलेस होने की तरफ जा रहे हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है जब भी वो, जैसे अभी वो कुछ घर का सामान खरीदने शॉपकीपर के यहाँ जा रहे हैं, जैसे रिटेल शॉप पे जा रहे हैं, तो आप उनको ये ध्यान रखना चाहिए जब कार्ड वो स्वाइप करते हैं तो वो अपने सामने कार्ड स्वाइप करें। ओके। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। ये आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो कार्ड जब भी स्वाइप हो आपके सामने हो, आप कार्ड उसको देख के शॉपकीपर को ये ना कि आप मैं लेके जा रहा हूं आपका कार्ड और मैं अंदर से स्वाइप करके लेके आता हूं। आपको जो ध्यान रखना है बचने के लिए, आप अपने सामने कार्ड स्वाइप कराएं, अपने सामने ही पिन एंटर करें डिवाइस खुद अपने हाथ से एंटर करें। इसी तरीके से जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप सही वेबसाइट से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ये जैसे आपने कोई चीज खरीदने के लिए वेबसाइट पे गए तो आपको ये देखना चाहिए कि आप जेन्युइन वेबसाइट पे हैं, पहले आप उसका एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए। हाँ, जेन्युइन वेबसाइट कैसे पता जेन्युइन वेबसाइट करने के लिए आपको पहले रिसर्च थोड़ा सा, अगर आम आदमी की भाषा में अगर बोलूं तो उसको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, उसको जाके देखना पड़ेगा उनके फेसबुक पेज पे, उनके ट्विटर पेज पे कि उनकी वेबसाइट कौन सी है, उनकी वेबसाइट का जो URL है वो क्या है। उसको देखने के बाद ही उनको उस वेबसाइट्स पे जाके ट्रांजैक्शन करना शुरू करना चाहिए। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना चाहिए कि वो HTTPS है, पैडलॉक है, उनके जब वो इन्वेंट्री अपनी सेलेक्ट कर लें, जो भी उनको परचेस करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद जब वो पेमेंट पेज पे जाए तो पेमेंट पेज पे जाने के बाद उनको अपना सारे वैलिडेशंस चेक कर ले चाहिए उनको कि क्या क्या उन्होंने एंट्री किया है, वेदर उन्होंने सही एंट्री किया है या नहीं किया है। नीचे सारे सर्टिफिकेट देख लेने चाहिए कि जो पॉपअप करने के बाद उनको सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पता लग जाए कि वो सर्टिफिकेट वैलिड है नहीं है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट का लोकेशन क्या है, वो उनका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उनकी सर्टिफाइंग बॉडी कौन सी है, ये सब देखने के बाद ही वो
एक लेवल आगे जाए पेमेंट करने के लिए, या वो ओटीपी के थ्रू हो, चाहे वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 3D सिक्योरिटी। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रही थी किरण, इसका मतलब समझाइए। ओटीपी, और जब हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एमपिन भी एक जनरेट किया जाता है। सिक्योरिटी के लिहाज से कितने जरूरी हैं ये तमाम चीजें? ये बहुत ही सिंपल रिस्क प्रिवेंशन जो स्टेप्स हैं। तो जैसे अब इन्होंने कहा कि वेबसाइट्स पे जब जाते हैं, तो बैंकिंग की जहां तक आप बात करें तो बैंकिंग आप गूगल में बैंक का नाम टाइप करके वहां से क्लिक मत कीजिए। आप ब्राउजर में जाके बैंक का नाम टाइप कीजिए www.whateverbank.com। तो इससे जो होती हैं, जो फ्रॉड वेबसाइट्स हैं जिनमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है नाम में, वो आप अवॉइड कर पाएंगे। ये एक सिंपल तरीका है। दूसरा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपका जो एक सेव्ड पासवर्ड होता है वो उसमें नजर आता है, तो ये जेन्युइन वेबसाइट है, ये आपको पता चल जाता है। तीसरी चीज होती है ओटीपी। तो ओटीपी जब भी आपको आता है ये किसी से शेयर ना करें। कई बार ऐसे फ्रॉड्स हो जाते हैं कि लोग फोन पे आपको पूछ लेते हैं ओटीपी बता दीजिए, एमपिन बता दीजिए, और आप अपने बता दें अगर उनको, तो ये आपका पैसा आपके अकाउंट से निकल सकता है। तो ये चीजें अपने पास ही रखें, किसी से शेयर ना करें। और एक चीज मैंने आजकल वॉलेट्स में नोटिस की है कि लोग अपने वॉलेट्स ओपन रखते हैं मोबाइल फोन्स पे, जो ई वॉलेट्स हैं। तो आप जहां तक हो सके लॉग आउट करके रखें, वरना किसी ने अगर आपका मोबाइल फोन ले लिया तो वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट से पैसा ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जो लॉग आउट ऑप्शन है ये काफी लोगों के ध्यान में नहीं आता है। आप लॉग इन रहते हैं उसमें और वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर का अवेलेबल हो जाता है। या तो लॉग आउट हो जाए, या तो आप ऐप लॉक भी लगा सकते हैं। आप लॉक लगा सकते हैं, एप्लीकेशन लॉक भी कर सकते हैं, और आप उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी फीचर्स स्मार्टफोन के अंदर या फिर अपने वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन जब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो आप कई सारे फीचर्स आपके लैपटॉप में भी होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। कई सारी सॉल्यूशंस होती हैं जो आपके डेटा को लीकेज होने से बचाती हैं आपके लैपटॉप से, और आपके मोबाइल पर्सपेक्टिव, आपके मोबाइल से भी आप अपना जब लॉक कर रखेंगे उसको, आप अपने सारे सिक्योरिटी फीचर्स उसमें इंस्टॉल कर लेंगे। आप उन्हीं एप्स को परमिशन देंगे जो आप यूज करना चाहते हैं, वाईफाई में हो, चाहे वो ओपन वाईफाई में हो, चाहे वो इन हाउस वाईफाई में हो, वो आपको सेफ रखेंगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग के जरिए भी कैसे आपकी तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है और इसका गलत फायदा उठाया जाता है धोखाधड़ी के लिए, इस पर हम करेंगे बात। साथ ही दर्शकों के कुछ अहम सवाल भी हैं डिजिटल फ्रॉड्स को लेके, साइबर फ्रॉड्स को लेके, उनका भी जवाब देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी पर आज हम आपको सिखा रहे हैं कैसे सेफली आप कैशलेस हो सकते हैं, यानी तमाम लेन देन जो आप डिजिटली कर रहे हैं कैसे सावधानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और सोशल नेटवर्किंग चूंकि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है नितिन, बहुत डिटेल्स होती हैं हमारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। कई बार तो हम कहीं पर लॉगिन करना चाहते हैं तो फेसबुक के जरिए ही लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जाती है जो कि लीक होने का खतरा है। करेक्ट। सो देखिए, अभी ये तो ऑल्टरनेटिव फीचर्स है, क्योंकि आप आज के टाइम में लोगों के लैपटॉप्स पे या मोबाइल्स पे ये एप्स ऑलरेडी ओपन रहती हैं। तो ये थर्ड पार्टीज को आसानी हो जाती है कि आपके डेटा को लेके वो लॉग इन कर लें। अगर मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया तो फिर मेरी सारी डिटेल्स निकल जाएंगी। सारी डिटेल्स निकल जाएंगी, बट इसीलिए सेफ्टी के लिए इसके आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर जगह है। सो आप इवन जब आप अपना जीमेल यूज करते हैं या फिर आप अपना फेसबुक यूज करते हैं या ट्विटर यूज करते हैं, तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। जैसे मैं एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं, जो हम लोग अपनी कंपनी में भी करते हैं एज ए सेफ प्रैक्टिस विद इन द एम्प्लॉइज, कि हम उनको बोलते हैं कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइए, चाहे वो ईमेल हो, चाहे आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो। ये हमें सेफ रखता है, और जिससे कि कोई भी पहले आपका यूजर नेम पासवर्ड पता होने के बाद भी अगर वो लॉग इन कर लेगा, तो जब तक आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आएगा वो लॉग इन ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी, जिससे कि आपका पासवर्ड्स वगैरह लीक ना हो सके और आप सेफ रहें। सो 2 फैक्टर इज अ बेस्ट वे आपके डेटा को बचाने के लिए। आई थिंक बहुत लोग यूज करते हैं अभी, बट स्मार्टफोन पर मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होता है। होता है, सब जगह होता है। आपको अगर आज मैं अपने जीमेल को लॉगिन करूंगा तो मेरे से जीमेल पे ओटीपी मांगेगा। जितनी डिवाइसेस पे मैं जाऊंगा, जितनी नई नई डिवाइसेस में ऐड करता चला जाऊंगा, उतनी डिवाइसेस पे वो मेरे से ओटीपी मांगेगा। अक्सर हम लॉग आउट नहीं होते हैं जो भी ऐप्स का इस्तेमाल फोन पर करते हैं, तो क्या ये सही आदत है या लॉग आउट करना चाहिए? इसको लॉग आउट करना चाहिए आपको, जैसे आपने यूज किया, जैसे आई थिंक मैम ने पहले बोला था कि आपको यूज करने के बाद उसको एक बार यूज किया, फिर आप बाहर निकल आइए उससे, फिर दोबारा से डेटा को यूज करिए। जितनी बार आप अगर आपने उस डेटा कहीं छोड़ दिया तो आपके डेटा का कॉम्प्रोमाइज होना
बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर कुछ सवाल भी आए हैं दर्शकों के, फेसबुक के जरिए उनके सवालों का जवाब देते हैं। किरण, यहाँ पर अश्विनी चौधरी सबसे पहले अपना सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुझे कार्ड डिटेल्स किसी वेबसाइट पे सेव करनी चाहिए? मैंने पहले भी इस बारे में कहा है कि ये मतलब ये इतनी अच्छी चीज नहीं है कि आप अपने कार्ड डिटेल्स कहीं ओपन रखते हैं। हालांकि वेबसाइट्स अपने सिक्योरिटी उनके होते हैं, बट फिर भी अपनी तरफ से आप जितनी कम अपनी डिटेल्स बाहर रखें ओपन में, उतना अच्छा रहेगा। तो आप ना रखें वेबसाइट पे कहीं सेव अपना डेटा। नितिन, एक और सवाल भरत अशोक शाह का कि क्या फोन में एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, अगर हाँ तो कौन सा, किस तरह का? एंटीवायरस आप कोई सा भी कर सकते हैं। जैसे आपके, अब मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, बट हाँ एंटीवायरसेस अगर आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल करते हैं तो अच्छा है, आप जिससे आपको सेफ रखेगा वो। बट एंटीवायरस की जरूरत तब पड़ेगी आपको जब आप उसको पब्लिक वाईफाई में जाके यूज कर रहे हैं। आप डिवाइसेस को ये सोच के चलिए ये आपकी पर्सनल डिवाइस है, ये आपका पर्सनल डेटा है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे ही आपकी डिवाइस भी एक पर्सनल डिवाइस होती है। इसको आप जितना ओपन करेंगे पब्लिक के सामने या पब्लिक ओपन वाईफाई में जाके यूज करेंगे, ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। जैसे हम लोग अपने यहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि व्हाट्सएप हो गया या ट्विटर हो गया, हम लोग अपने वाईफाई में यूज करते हैं। हम पब्लिक वाईफाई में कभी भी इन डिवाइसेस यूज नहीं करते, क्योंकि हम बीइंग ए सिक्योरिटी कंपनी हम लोग हम लोग प्रमोट करते हैं, हमारे सर्टिफिकेशंस भी ये प्रमोट करते हैं कि जितना आप अपने बंद नेटवर्क में रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, जितना आप बाहर जाएंगे उतने आपके लिए खतरे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर डिजिटल होने से आपको घबराना नहीं है, ईज ऑफ यूज तो है ही। हाँ, कुछ सावधानियां अगर आप बरते तो आप आसानी से इसका हिस्सा हो सकते हैं, इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, जिसकी फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस शो पे शामिल होने के लिए, और इस खास पेशकश पे मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर ही। नमस्कार।